नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइट चॉइस एकेडमी पर। आज मैं आपके लिए 30 प्रश्न लेकर के आई हूँ जो बेहतरीन प्रश्न हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को इग्नोर मत करिएगा। तो चलिए चलते हैं। पहले प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? किसको स्थान नहीं दिया गया है? री को, क्री को, श्री को, किंगा को। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ग, श्री। उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श, 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 ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? श, 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 ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकृति व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो श, 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 ह आपके घ आंसर हो जाएगा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अब आपको ये बता दें ऊष्म संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अव्यय इतने पास आ जाते हैं कि बीच का मार्ग वो छोटा हो जाता है, और छोटा होने के कारण क्या होता है, उसमें वायु जो निकलती है वो घर्षण करते हुए निकलती है, इसलिए इन व्यंजन को ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है बच्चों? 32, 33, 34 कि 36? आपका उत्तर हो जाएगा ख, 33 व्यंजन। अब देखिए 33 व्यंजन क्यों होंगे? क्योंकि क से लेकर के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25 होती है। ठीक है। उसके बाद आपके हो गए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4 हो गए। और कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व ये हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन। और श, 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 ह इनकी संख्या भी 4 होती है, ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। तो कुल मिलाकर के आपके हो गए 33 व्यंजन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह हमेशा नहाया धोया रहता है, इनमें से कौन समास है? अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। आशा है आप तुरंत पहचान गए होंगे। आप नहाया और धोया यूज़ करते हैं, तो द्वंद्व समास में और का यूज़ किया जाता है, इसलिए आपका क्या उत्तर हो जाएगा? ख, द्वंद्व समास। उत्तर ख। क्यों? क्योंकि इसमें और का यूज़ किया जाता है, इसलिए आपका ये उत्तर हो जाता है ख, द्वंद्व समास। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? घ, झ, ढ कि फ? तो सबसे पहले ये बता दें बच्चों कि आपको मूर्धन्य का अर्थ क्या होता है? मूर्धन्य का अर्थ होता है शिखर या चोटी। क्या होता है इसका अर्थ? शिखर। शिखर होता है या चोटी होता है। और जब हम जीभ के द्वारा जब कोई भी वर्ण बोलते हैं और जीभ हमारे कठोर तालु से बोले जाते हैं, कठोर तालु से जो वर्ण निकलता है उसे मूर्धन्य कहते हैं। जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ। तो ढ क्या है? ये आपका हो जाएगा मूर्धन्य व्यंजन। ग आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महोत्सव कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि की व्यंजन संधि? तो कौन सी है बच्चों? आपकी महोत्सव हो गई गुण संधि। क्यों गुण संधि हो गई? क्योंकि अ या आ के बाद आप परिभाषा इसका पढ़े होंगे। अ या आ के बाद जब उ या उ आता है तो दोनों के मिलने से क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है? महोत्सव में गुण संधि का प्रयोग होता है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग है? परि, उद, प्रति कि पर? तो प्रत्यागत में आपका हो जाएगा प्रति उपसर्ग। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है विरुद्ध भी होता है,
प्रति का मतलब प्रत्येक भी होता है, प्रति का मतलब और भी होता है। तो इस तरीके से हम और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे प्रतिवाद बना सकते हैं, प्रत्येक बना सकते हैं, प्रत्यक्ष बना सकते हैं। तो आपके प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग हो गया? प्रति उपसर्ग, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? कौन सा शब्द बनेगा? पुराणिक कि पुराणिक, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, पौराणिक कि पुराणिक। अरे यार, छोड़ दो, इसमें सब जगह पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? पुराणिक, पुराणिक, पौराणिक, पौराणिक। तो कौन सा शब्द बनता है बच्चों? तो इसमें आपका बन जाएगा पौराणिक। क्या बन जाएगा? पौराणिक, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ग। कैसे? पुराण धन इक, क्या बनेगा इसका? पुराण धन इक, क्योंकि प्रथम स्वर ऊ, बड़ा ऊ या ओ होने पर ये अ में बदल जाता है। इसी तरीके से आप यौगिक भी बना सकते हैं। तो इसका संधि विच्छेद हो जाता है पुराण धन इक, तो आपका बन जाता है पौराणिक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस क्रम में क्रियाबोधक कृत प्रत्यय है? चलता हुआ, कुम्हार, अकथनीय, मध्यांतर। तो कौन सा उत्तर सही है दोस्तों? इसमें हो जाएगा आपका चलता हुआ, यानी उत्तर का। तो कृत प्रत्यय पांच प्रकारों में जो क्रियाबोधक कृत प्रत्यय भी होता है। क्रियाबोधक कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो क्रिया के साथ लगने पर क्रिया का बोध कराते हैं, जैसे कि चलता हुआ, चलती हुई, चलते हुए। तो इसी क्रिया का बोध भी कराता है कौन? कृत प्रत्यय क्रिया का बोध कराता है, इसलिए आप उत्तर हो जाएगा क, चलता हुआ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मितभाषी का सही अर्थ क्या होगा? बहुत बोलने वाला, ना बोलने वाला, कम बोलने वाला, कभी ना बोलने वाला। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कम बोलने वाला, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ग, कम बोलने वाला। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? अव्ययीभाव समास में, कर्मधारय समास में, तत्पुरुष समास में कि बहुव्रीहि समास में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किसमें प्रथम पद प्रधान होता है? अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है? तुल्यता सूचक चिन्ह का क्या मतलब होता है? कि समान दिखाई देने वाला। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तुल्य क्या दिखाई दे रहा है, आप पहचान ही गए होंगे। तो तुल्यता सूचक से घ हो जाएगा आपका उत्तर, तुल्यता सूचक चिन्ह। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? तो निर्धन शब्द की पहले तो हम लोग संधि विच्छेद करके देख लें। निह धन धन, निर्धन बन जाएगा। तो ये आपका विसर्ग में बदल गया, तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा का, विसर्ग संधि। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हंस पद किस विराम का एक नाम है? हंस पद किस विराम का एक और नाम है? लोप विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम कि त्रुटि विराम? तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? हंस पद किसका है? त्रुटि विराम। जैसे आपका प्रश्न में कहीं त्रुटि हो जाता है तो इस तरीके से चिन्ह लगता है, इसको कहते हैं त्रुटि विराम का चिन्ह, इसे हंस पद भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपेक्षा का विलोम क्या है? अपेक्षा का विलोम क्या है?
इच्छा, उपेक्षा, अनिच्छा की स्वेच्छा। अपेक्षा का विलोम क्या है? उपेक्षा। इसका विलोम क्या हो जाएगा? उपेक्षा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ख। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिनाक इनमें से किसका पर्यायवाची है? पिनाक का क्या अर्थ होता है दोस्तों? पिनाक का अर्थ होता है धनुष। तो आपका पिनाक का नाराज, की पुष्प, की कोदंड, की बाण। तो पिनाक किसका पर्यायवाची है? कोदंड। तो उत्तर क्या हो जाएगा? गा। पिनाक का क्या अर्थ होता है दोस्तों? धनुष। इसके अलावा पिनाक में चाप का भी यूज़ कर सकते हैं। पिनाक का अर्थ सारंग भी होता है, धनु भी होता है। तो इस तरह का पर्यायवाची हो गया कोदंड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संध्या और रात्रि के बीच के समय के लिए सर्वाधिक कौन सा शब्द सही है? संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कोई एक शब्द बताइए। तो संध्या और रात्रि के बीच के लिए प्रयोग किया था गोधूली। का क्या उत्तर हो जाएगा? क, गोधूली। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो शब्द नौका का समानार्थक नहीं है, कौन सा शब्द? अब देखिए, नौका का जो अर्थ होता है वो नाव भी होता है, पोत भी होता है, तरनी भी होता है, मगर सुधा यहाँ पर नहीं है। सुधा का अर्थ क्या होता है? अमृत होता है। तो यहाँ पे नौका का ही समानार्थक शब्द नहीं है, इसीलिए उत्तर हो जाएगा ग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? व्यष्टि शब्द का विलोम होगा घ, समिष्टि। समिष्टि। व्यष्टि शब्द का विलोम होगा समिष्टि। किस क्रम में अघोष व्यंजन है? यारा, कि वाह, कि डाणा, कि शासा। तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर घ, श, शा। और अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? श, श और श। और हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाता है। कौन कौन सा? पहला और दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? अघोष व्यंजन की संख्या 13 का ही आती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? ख, घ, क, च, य, र, त, द। तो कौन सा होगा दोस्तों? इसमें आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर क, ख, घ। क्यों? कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अधिक होती है, यानी श्वास की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे महाप्राण वर्ण कहा जाता है। तो हर वर्ग का दूसरा, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पर, पा वर्ग में दूसरा वर्ण ले लेते हैं और चौथा, जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है उसे महाप्राण कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चिमी राजस्थान की बोली निम्नांकित में कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती कि मालवी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? ख, मारवाड़ी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा व्यंजन तालव्य है? तालव्य का मतलब कौन सा व्यंजन तालु से बोला जाता है? तो क्या कौन सा व्यंजन तालु से बोला जाता है बच्चों? ग। आपका उत्तर हो जाएगा ग, आंसर यानी ज। यानी आपके तालु से बोले जाने वाले च, छ, ज, झ और इया, तो ये व्यंजन तालु से बोले जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है ट्रक में, कि पुनर्निर्माण में, कि त्राटक में, कि शत्रु में।
तो कौन सा होगा दोस्तों? पुनर्निर्माण में। क्यों? क्योंकि इसमें रा के बाद स्वर नहीं आया है। बाकी आप देख लीजिएगा, ट्रक में आया है रा, त्राटक में आया है और शत्रु में आया। अब पुनर्निर्माण में रा के बाद कोई भी स्वर नहीं आया, तो आपका उत्तर हो जाएगा ख, पुनर्निर्माण में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? सच्चा, कुत्ता, बलगा कि बग्गा? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग, बलगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दो समान व्यंजन का साथ साथ होना। जैसे यहाँ पे सच्चा देख लीजिए, सच्चा में च, आधा च, पूरा च, कुत्ता में आधा ता, पूरा ता, और बग्गा में आधा गा, पूरा गा। तो इनको बोला जाता है द्वित्व व्यंजन। और आपके बलगा में आधा ला के बाद ग का प्रयोग हुआ है, तो ये शब्द में, इस शब्द में द्वित्व नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है दोस्तों? ल। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ग। तो पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में जो हमारी जीभ होती है वो मसूड़ों को छूती है। बोलते समय ला ला मसूड़ों को छूती है और हवा जो है आसपास से निकल जाती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में अयोगवाह किसे कहा गया है? संयुक्त व्यंजन, विसर्ग, घोष कि महाप्राण? तो संयुक्त व्यंजन तो आप तो जानते हैं, छत्रज्ञ। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? छत्रज्ञ, जो कि दो वर्ण से मिलकर के बना होता है, छत्रज्ञ। घोष और महाप्राण है नहीं। और आपका अंग और आहा, जो अंग और आहा आपका अयोग वाह होता है। क्यों? क्योंकि ये ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ख, विसर्ग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सच्चरित शब्द में उपसर्ग है, कौन सा है? सच कि सद कि सत? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सत। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत धन चरित्र। सत धन चरित्र, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है? तो कर्मधारय में एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। तो इसमें एक पद आपका विशेषण होगा, दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित होता है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा कर्मधारय, उत्तर क। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। घोड़ा दौड़ रहा है में कौन सा कर्म है? अकर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक की संयुक्त क्रिया? तो घोड़ा दौड़ रहा है, तो इसमें घोड़ा क्या है? घोड़ा आपका सब्जेक्ट है, यानी आपका कर्ता है। और डायरेक्ट इसमें क्या है? कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? घोड़ा दौड़ रहा है में आपका हो जाएगा का, अकर्मक क्रिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपके ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए, और साथ ही साथ मेरा उत्साह भी बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।